गुड इवनिंग बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। देखो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है संधि का। ठीक है, संधि की चर्चा करेंगे हम। संधि की चर्चा करेंगे। वैसे हमने कल इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन आज फिर से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि क्या होती है। संधि क्या होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, संधि होती है वर्णों का मेल। संधि होती है वर्णों का मेल। ठीक है, जब दो वर्णों का मेल हो, जब दो वर्णों का मेल हो और उससे एक नया शब्द बन जाए, एक नया परिवर्तन हो जाए, एक विकार उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वो बन जाती है संधि। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर विद्या और अर्थी दो शब्द हैं। ठीक है, दो सार्थक शब्द हैं और दोनों में जो स्वर हैं, देखो आ और यहाँ पर ए, दोनों के संयोग से बना दीर्घ आ, और तब जाकर के हमारा एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ विद्यार्थी। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से संधि करने से एक संधियुक्त पद बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी एक पूर्णतः परिभाषा की। तो परिभाषा इसकी होती है जहां पर दो वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है या विकार है या कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वो संधि कहलाती है। संधि के जो भेद होते हैं तीन होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। तीन प्रकार के भेद होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों की चर्चा हम स्टार्टिंग से करने वाले हैं, डेस्क्रिप्टिव रूप में करेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? तो देखिए, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर। देखिए हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। उन 11 स्वरों के मध्य जब संधि होती है और एक नवीन परिवर्तन होता है, तो वहां स्वर संधि होती है। डेफिनेशन है इसकी कि स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद क्या आना चाहिए? स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के प्रकारों की बात करें तो 5 प्रकार की होती है भाई। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इसमें देखो, फर्स्ट है दीर्घ संधि, फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, ठीक है, थर्ड है वृद्धि, फोर है यन और 5 है अयादि। ठीक है, इन पांचों की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की कि भाई दीर्घ संधि क्या होती है। ठीक है, दीर्घ संधि की हम बात करेंगे। दीर्घ संधि क्या होती है? तो देखो, दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा स्वर। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा स्वर। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो स्वर भी कैसा आना चाहिए? वहां पर बड़ा स्वर आएगा। ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो दीर्घ संधि होती है उसमें कुछ नियम होते हैं। इसमें प्रथम नियम यहाँ पर दे रखा है, आ का नियम। अब आ जो स्वर है वो किस किस प्रकार से बन सकता है? देखिए, ए प्लस आ करेंगे तो भी आ बनेगा, आ प्लस ए करके चलेंगे तो भी आ बन जाएगा, और आ प्लस आ करके भी आ बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। आपके सामने लिखता हूं मैं यहाँ पर परमार्थ। ठीक है, परमार्थ। अब देखिए, वैसे संधि की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो परमार्थ ये जो शब्द है इसमें हमें ढूंढना होगा एक दीर्घ स्वर। इसमें हमें एक दीर्घ स्वर ढूंढना होगा। ठीक है, यानी बड़ा स्वर। और वो कहाँ पर होना चाहिए? वो होना चाहिए मध्य में। ठीक है, न तो स्टार्टिंग में होना चाहिए न लास्ट में होना चाहिए। हमें दीर्घ स्वर मध्य में यानी बीच में ढूंढना होगा। यदि हमको मिलता है तो संधि यानी दीर्घ संधि वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमार्थ में माँ एक दीर्घ स्वर है। इसमें से जो स्वर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और वो है हमारा आ। ठीक है, तो ये आ हमारा बाहर निकल गया। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या शेष बचा है? प्लस से पहले बना है हमारे पास परम। ठीक है, और परम में जो मैं है वो भी आधा है यानी हलंत वाला है, और बाद में इसके बचा है थ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों शब्दों को, इन दोनों यानी कि जो शब्द पूरे नहीं हैं, निरर्थक हैं, शब्दांश ही है एक तरीके से ये, इन्हें हमें पूरा करना है। तो कैसे हम इसको पूरा कर पाएंगे? ठीक है, इसके लिए हमें इस आ की सहायता लेनी होगी, इसके नियम की सहायता लेनी होगी। और इसके 3 प्रकार के नियम है आ के, कि यदि प्लस से पहले ए और बाद में आ जोड़े तब भी आ बनता है। यदि
पहले आ आए और बाद में ए आए तो भी आ बन जाता है, और यदि दोनों तरफ ही आ स्वर आ जाए तो भी आ ही बनेगा। तो हम तीनों नियमों को लगाकर देख लेते हैं इसके हवाले। तो पहले ए और आ जोड़ा मैंने इसमें परमार्थ में, परम में ए जोड़ा तो ये बन गया परम, ठीक है। और मैंने आ जोड़ा है में तो ये बन गया आर्थ। उसके बाद मैंने दूसरे नेम लगाया इसमें तो ये बन गया परमा, ठीक है, और उधर लगाया तो अर्थ। इसी प्रकार मैंने तीसरा जोड़ा तो ये बन गया परमा, ठीक है, और वो बन गया हमारा अर्थ। अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें से सही बनता है। तो देखिए इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर इन तीन नियमों के अलावा, इन तीन नियमों के अलावा भी हम कोई चौथा नियम अगर यूज में आता है तो उसको ले सकते हैं। तब लेंगे जब हमारे ये तीनों नियम कोई काम के नहीं हो, ठीक है। यदि हमारे तीनों नियमों से सार्थक शब्द नहीं बन पा रहे हैं तब जा करके हम एक चौथे नियम को भी ले सकते हैं। जैसे चौथा नियम मैंने यहाँ पर माना कि देखो जब दोनों आ बड़े हो सकते हैं तो ए प्लस ए बराबर भी आ बन जाता है, ठीक है। ए छोटा स्वर है, दूसरी तरफ भी ए छोटा स्वर है, जब दो छोटे स्वर मिलेंगे तो एक बड़ा दीर्घ स्वर आ बनेगा। तो यहाँ पर ये तीनों तो यूज में आ नहीं रहे, ये तीनों नियम तो इसके लिए बेकार है। तो हम ये अलग से जो चौथा नियम है इसको यूज में यहाँ पर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा देखो परम प्लस अर्थ, ठीक है, परम प्लस अर्थ। इस प्रकार से हमारा ये संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक रामायण शब्द है, ठीक है, एक रामायण शब्द है तो इसको भी हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसके जब टुकड़े बनाते हैं तो बन जाता है हमारा राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये राम है और यहाँ पर ये अयन है, यहाँ पर ये नए आ रहा है, लेकिन जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा रामायण बनता है, यानी कि ये नए अणे में बदल जाता है। ऐसा तब होता है जब नए से पहले रे आए, ठीक है। यदि नए से पहले रे आता है तो रूल होता है नए अणे में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है। उसके बाद देखो द्वितीय नियम यहाँ पर ई का है, यानी कि बड़ी ई का, ठीक है, बड़ी स्वर का है। उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपके सामने शब्द दे रखे हैं, ठीक है। हम इसमें से कोई भी शब्द ले लेते हैं। मैंने ले लिया कपीश, मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया कपीस। इसको करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कपीश। हमें फिर से वही ढूंढना है, बड़ा स्वर ढूंढना है। बड़ा स्वर यहाँ पर पी में है, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसमें से बड़ा स्वर यानी हमारी जो बड़ी है वो बाहर निकाल ली। यहाँ पर हमारा बच गया कप, ठीक है, और यहाँ बच गया श। ये दोनों ही निरर्थक हैं, ये दोनों ही निरर्थक हैं। इसकी सहायता से हमें इन्हें पूरा करना है। फिर से हम नियम लगा देंगे, हमें यहाँ पर जोड़कर देखना है। देखो मैंने यहाँ पर कप में ई जोड़ा, छोटा ई, ठीक है, तो ये कपी बना, ठीक है। और फिर बाद में मैंने इसमें बड़ा ई जोड़ा शय में, तो ये ईश बन गया, ठीक है। आगे भी हम इसको करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यहीं पर सही हो रहा है तो हम आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यदि हमें प्रथम नियम से ही सार्थक शब्द की उत्पत्ति मिल जाए, सार्थक शब्द देखने को मिल जाए, तो हमें आगे जो स्वरों का जो प्रयोग है वो नहीं करके देखना है, ठीक है। इससे हमारा समय की बर्बादी नहीं हो पाएगी और मतलब समय हमारा बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कपी और प्लस ईश कर देंगे इसका। अब बात आती है कि इस प्रकार यदि कपी प्लस ईश बन जाता है तो इन दोनों सार्थक शब्दों से एक संयुक्त पद कैसे बनेगा, एक संयुक्त शब्द कैसे बनेगा, ठीक है, एक संधियुक्त पद कैसे बनेगा। तो वो हम कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर हमने इस पी में से निकाला ई, ठीक है, और यहाँ से हमने निकाला बड़ी। जब ई के बाद बड़ी ई आता है तो वहां पर एक बड़ा ई यानी दीर्घ ई हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ से इसको निकाल लिया, तो यहाँ पर कपी में से ई को निकाला तो यहाँ हमारे सामने बच गया क्या, यहाँ पर क्या बच गया कप, वो भी हलंत वाला पे, ठीक है। ईश में से हमने बड़ी को निकाला तो यहाँ बचा श, ठीक है, और ये बीच में आएगा हमारा बड़ी। तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कै, पे आधा है लेकिन इसके बाद में बड़ी आ रही है तो ये बन गया पी और बाद में क्या है श, ये बन गया हमारा कपीस। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है हमारा तीसरा नियम है ऊ का, यानी बड़े ऊ का, ठीक है। तो इसको भी, इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपके सामने यह दे रखा है ग्रुप देश, क्या दे रखा है, ग्रुप देश दे रखा है,
गुरु पैदेश। फिर से हमें उसी प्रकार से करना है, हमें बड़े स्वर को बाहर निकालना है। बड़ा स्वर कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर बड़ा स्वर कौन सा होगा, यहाँ पर उ, किसमें है वो भी रू में। यहाँ से हमने इसको निकाला तो यहाँ बच गया हमारा गुर, रे में आधा, ठीक है, और उधर दूसरी तरफ बचेगा हमारा प्रदेश। अब हमें फिर से दोनों में ऊ का प्रयोग करके देखना है, नियम लगा के देखना है, चाहे ये वाला लगाओ, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, या फिर दोनों साइड ही छोटे ऊ लगा कर भी देख सकते हैं चौथे नियम के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हम इसको करके देखते हैं तो हमारे यहाँ पर बन जाता है गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं और इनको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी दूसरी संधि की हम बढ़ते हैं आगे, और वह हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, देखें इसके नियम क्या होते हैं। तो देखिए इसमें होता है यदि ए और आ के बाद यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। और ध्यान दें गुण स्वर, जो गुण संधि होती है, जो गुण स्वर होते हैं उसके अंदर, गुण शब्दों के अंदर एक मात्रा हमें पहचान के रूप में मिलती है देखने को, ठीक है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं, इसके एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सुरेश एक शब्द है, हमें फिर से वही पहचान के अनुसार स्वर बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक मात्रा हमको देखने को मिल रही है रे के ऊपर, तो समझ जाइए आप यहीं से क्या हो जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी। यहाँ से हमने स्वर बाहर निकाल लिया ए। ध्यान रखें ए की मात्रा एक होती है और आई की मात्राएं दो होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये बाहर निकाला तो ये बच गया हमारा सुर, रे कैसा है आधा, और बाद में क्या है श। अब हमें इसकी सहायता से इन दोनों को पूरा करना है, ठीक है। तो देखो इसको पूरा कैसे करेंगे हम, यहाँ पर किस प्रकार से पूरा कर पाएंगे। प्लस से पहले तो हमें ए या आ जोड़ना है, ठीक है, प्लस से पहले तो हमें ए या आ जोड़ना है, और प्लस के बाद हमें ई या ई जोड़ना है, तब जाकर हमारा ए बनेगा। तो देखो मैं यहाँ पर जोड़ कर देख लेता हूँ सभी को। यहाँ पर ए जोड़ा तो सुर बना, आ जोड़ा तो सुरा बना, ठीक है। उसके बाद प्लस के बाद मैंने ई जोड़ा तो ईश बना, ठीक है, बड़ी जोड़ा तो ईश बना। अब हमें इनमें से दो सार्थक शब्दों को निकालना है। देखो यहाँ पर सुर सार्थक है और ईश सार्थक है, जबकि ये दोनों निर्थक हैं। तो फिर हमें इन दोनों को यहाँ पर लिख देना है सुर प्लस ईश, ठीक है। यदि हमें इन दोनों को जोड़ करके फिर से सुरेश बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे वो आप देखिए कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर सुर में से हमने निकाला ए, यहाँ से सुर में से ए निकला, यहाँ से बड़ी ई निकला, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो ए हो जाता है। अब ये हो जाता है तो देखो सुर में से जब रे, इस रे के अंदर से ए निकला तो ये हमारा बन गया सुर का रे आधा, ठीक है, बाद में बच गया हमारा श। और फिर देखो यहाँ पर बीच में आएगा ए, तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा सु, छोटा रे आधा था लेकिन ए बाद में आ रहा है स्वर, ठीक है। कोई भी व्यंजन यदि अधूरा है और बाद में स्वर आता है तो वो पूरा हो जाता है, तो ये रे पूरा हो जाएगा और इसमें मात्रा एक लग जाएगी सिंगल, ठीक है, और बाद में क्या रहा है श। इस प्रकार से हमारा ये सुरेश बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से बाकी के एग्जाम्पल भी आप नोट कर लेना, हमें ये हल करके देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमारा जो आगे है अब है हमारी वृद्धि संधि का, ठीक है। वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं। वृद्धि संधि क्या होती है, ठीक है, केवल वृद्धि संधि की ओर बात करेंगे आज हम। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, तो वृद्धि का मतलब वृद्धि हो जाना। जैसे ए आ के बाद यदि ए आई आए, ठीक है, तो उसका आई बन जाता है, यानी वृद्धि हो गई, ठीक है। और देखो ए आ के बाद यदि ओ औ आए तो उसका औ बन जाता है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, स्वरों में वृद्धि हो जाना, मात्राओं में वृद्धि हो जाना, इसको हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो औ की मात्रा होती है वो होंगी दो, जबकि ओ की मात्रा एक ही होती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव है यहाँ पर आपके सामने। तो देखो सदा प्लस एव में से क्या करेंगे हम, सदा प्लस एव, यहाँ हमने इसमें से आ निकाला, ठीक है। आप देखो यहाँ से ए निकाला, यदि आ के बाद ए आए तो आई बन जाएगा। तो देखो यहाँ हमारा बच गया सद, द आधा, बाद में क्या है हमारे पास ए में से ए गया तो वह बच्चा, और बीच में आएगा आई।
फिर से हमें वही तीनों को जोड़ना है। यदि हमें हमारा वही सदैव, ये सदैव शब्द पूरा चाहिए तो यहाँ पर से की से पूरा है, दे आधा बाद में आई आ रहा है, तो इससे दो मात्राएं लग गई दे के ऊपर, और वह का वह सदैव। इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। और देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे वनौषधि, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने वनौषधि। ठीक है, अब वही दो मात्रा यहाँ पर देखने को मिल रही है, हमें इसमें से उस स्वर को निकालना है, बाहर निकाला औ। ठीक है, यहाँ बच गया वन, ने आधा, यहाँ बच गया शधि। ठीक है, अब देखो हमें इसको भी पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, सहायता ये देगा हमको। अब इसकी सहायता क्या होती है, ये कहता है भाई कि भाई प्लस से पहले ए आ जोड़ो और बाद में ओ औ जोड़ो। तो प्लस से पहले ए आ जोड़ के देखे मैंने तो वन बना, इधर वना बना। ठीक है, इसमें ओ और औ जोड़ा तो औषधि बना। ठीक है, और ये बना औषधि। अब दो जो सार्थक है वो हमें बाहर निकालने हैं, वो हमको इसमें लिखने हैं। तो देखो ये पहला वाला वन सही है, दूसरा वाला बना गलत। यहाँ से पहली वाली औषधि गलत है, दूसरी वाली औषधि सही है। तो हमारा इसका आंसर बन जाता है वन धन औषधि। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल हल करने हैं। ठीक है, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, आज हमने पढ़ ली है दीर्घ, आज हमने पढ़ी है जो संधियां वो है दीर्घ, ठीक है, गुण और वृद्धि। इन तीनों को आपको क्या करना है, इन तीनों को आपके जो एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं वो आपको हल करने और नोट करने। ठीक है, बाकी फिर हम आगे संधि कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि अभी संधि में बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, इसके सारे वेद हमको करने हैं। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ अपनी। ओके बाय।